नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं। नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल, साहित्य, सिनेमा और संगीत का एक बहुत ही छोटा-सा विद्यार्थी। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शब्दों में अनेकता, एकता संग साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारीज एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारी स्टूडियो। और आज एक बार फिर से हम एक नई चर्चा, परिचर्चा, एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं और बहुत ही स्पेशल वन का लेकर के आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पोएट नहीं है या उनकी पोएम्स के बारे में आज हम बात नहीं करने वाले, लेकिन वो एक बहुत ही मशरूफ, मशगूल कंपोजर हैं, डायरेक्टर हैं और लोगों को बनाते हैं। वाह! हाँ, अपने जादू से वो कैप्चर करते हैं। अब उनकी जादुओं के बारे में हम बताएँ उससे पहले उनके ऊपर बात करने से पहले अभी मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है कि परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। हुँ, परखना मत, हुँ, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, हुँ। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो ये बशीर बद्र साहब का एक शेर के माध्यम से जिस व्यक्ति को आज हम याद कर रहे हैं, जिनके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, हुँ, हुँ। जिनसे अभी मैं पिछले दिनों मिला, मुलाकात तो बहुत सारी है लेकिन अभी जो मुलाकात हुई ये कुछ अलग से थी, विशेष थी। विशेष थी, कुछ ख़ास थी और लगभग 1 घंटे की मुलाकात बातचीत में लगा ही नहीं, मैं किससे मिल रहा हूँ। उन्होंने अपनी किताब भेंट की, तो आज उस काव्य संग्रह पे, उनके जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में, आज हम उन पे चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं और कुछ कविताएँ जो हमने चयन करके रखी हैं, उसको आपके सामने पढ़ के भी सुनाएँगे। और उनका एक अलग रूप आपके सामने पेश करेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत सारे फेदर्स अपने कैप में, अपने हैट में लगाए हुए हैं ऑलरेडी बिल्कुल, और ढेर सारे अवार्ड्स अपने घर पे सजाए हुए हैं ऑलरेडी। तो उनका एक रूप मुझे लगता है आप सबको पता होगा, लेकिन बिल्कुल। जिन्हें नहीं पता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम खुद अच्छी-अच्छी बातों से या लोगों से या उनकी रचनाओं से जुड़े जानकारी रखें और हमारे ज़रिए वो सारी जानकारी आप तक भी पहुँचे। क्या बात तो है! हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सी, खूबसूरत सी न्यूड पोएम्स है मिस्टर विशाल भारद्वाज जी वाओ! की। और मिस्टर विशाल भारद्वाज जी को हम जानते हैं एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र, एज़ अ डायरेक्टर और एज़ अ म्यूज़िशियन, स्क्रीन राइटर स्क्रीन राइटर, जी, जादूगर। क्या वन ऑफ मतलब हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे जादूगरों में से वन ऑफ द जेम जादूगर वाओ! जो सिर्फ म्यूजिक से आपको दूसरी दुनिया में कैसे ले जाया जाता है जानते हैं और बहुत खूबसूरती से जानते हैं। किसे नहीं पता है सत्या की म्यूजिक कंपोजिशन कह लें या फिर माचिस की ओह! म्यूजिक कंपोजिशन कह लें या फिर हुत्तू की म्यूजिक कंपोजिशन कह लें, और इश्किया को कौन भूल ओह! सकता है? दिल तो बच्चा है जी, हाँ, ना 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 ना। खैर, ये तो हम म्यूजिक के बारे में तो गा करके क्या बताएं, हम लोग गीतकार तो है नहीं, तो वो हमारे ऊपर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम जिस लिए आपके साथ आते हैं हर रविवार एक नई किताब को लेकर के, तो हम आज फिर आए हैं। न्यूड पोएम्स इस बुक का नाम है, जिसके जो कि विशाल जी की राइटिंग है जिसके अंदर, और इसकी कवरिंग बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा मुझे इसमें बेस्ट चीज़ एक लगी है जो कि बहुत ही फ्रेश है। एक तरफ है जो लिखी हुई है हिंदी में, दूसरी तरफ उसी का ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। सो बेसिकली किसी भी आउटसाइडर के लिए, यानी कि बिल्कुल, नॉन हिंदी पीपल, फॉरेनर जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को, और अपनी चीज़ जो हम चाहते हैं कि अपनी चीज़ अपने लोगों तक तो पहुँचे ही, जुड़े ही हम लोग, लेकिन हमारी चीज़ बाहर भी जाए, जैसे बाहर की चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा एक फ्रेश अप्रोच है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख कर के और पढ़ कर के, और उसमें एक और बेस्ट चीज़, इसका फॉरवर्ड जो लिखा हुआ है, गुलज़ार साहब ने लिखा हुआ है और इतना खूबसूरत लिखा हुआ है कि मतलब उसको ऐसा लगता है वो 2 पन्नों को ही पढ़ते रहा जाए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स गुलज़ार साहब को तो आप सुनना ही अपने आप में ऐसा लगता है ना, मिश्री घुलती जा रही है। हुँ, तो जब उनके शब्दों को ऐसे पढ़ने को मिले तो कितना, सोचिए कैसे फ़ील होगी। जो कि विशाल जी के गुरु भी हैं। बहुत तगड़े तरीके से उन्हें वो फ़ॉलो करते हैं। और जहाँ तक कि हम लोग जब होमवर्क कर रहे थे तो हमें इस बात की जानकारी हुई कि मेंटर हम जैसे मानते हैं, होते ही हैं हमारे, और जो हम मानते हैं, जिन्हें जिन्हें हम वन ऑन वन पर्सनली नहीं जानते हैं, उसी तरीके से बशीर साहब को बिल्कुल। विशाल भारद्वाज जी
बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी तरह से ही उनका भी लिखने, सुनने, सोचने का तरीका, तो वो होता है ना ज समान वेवलेंथ होती है, माइंडसेट होता है, लिखाई होती है, तो हम अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो मुंबई पहुँचे हैं, तो फिर तो सभी को पता है, जग ज़ाहिर है और वो खुद ही नतमस्तक रहते हैं हमेशा गुलज़ार साहब के प्रति। और अब ये मैं आपको फॉरवर्ड पढ़ के बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही मुझे अच्छी ना भूमिका लिखी है। एग्ज़ैक्टली बहुत। तो ये फॉरवर्ड गुलज़ार साहब के शब्द मैं आपके साथ साझा करती हूँ इस न्यूड पोएम की बुक का, जो कि विशाल जी की पोएम्स हैं। विशाल की क्रिएटिव शख्सियत को इतना ज़्यादा जानता हूँ कि उसके लिए मुख्तसर बात कहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। वो मौसीकार भी है, फ़िल्म मेकर भी है, शायर भी है और कई मीडियम्स में अपनी बात का इज़हार करता है। अजीब एक पेड़ है जिस पर कई तरह के फल लगते हैं वाह! और सब उसके मिजाज से पैदा होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार उसे शायर ही की तरह देखूं। ये उसकी शायरी का पहला मजमुआ है। कोशिश है कि उसकी शायराना तबीयत, शायराना मिजाज का जिक्र कम करें, उसकी शायरी की बात करूं। वो डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी पर पला हुआ शायर है। देखिए आया ना जिक्र, इसलिए नई नई तशबीहें और इशियार इसके मिजाज में आसानी से दाखिल हो जाते हैं। उसके शेरों में वो पिघल कर उतर आते हैं। विशाल को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। एक शेर सुनाऊं? शायद ये शेर बशीर बद्र की याद दिलाए, लेकिन उस पर विशाल का इजाफा देखिए कि उस्ताद ने बेल लगाई थी, विशाल ने उसे मुंडेर पर ले गया। जर्द पुलोवर, शॉल फिरोजी, कोट हरा, वाइट मफलर। जर्द पुलोवर, शॉल फिरोजी, कोट हरा, वाइट मफलर, तेरे सब कपड़ों की खुशबू मेरे बदन में ठहर गई। आय! दिन का भारी ट्रक तो मेरे सीने से होकर गुजरा। दिन का भारी ट्रक तो मेरे सीने से होकर गुजरा। शब की खामोशी भी आखिर कुचल के मुझको गुजर गई। विशाल की दयानदारी का दाद देनी पड़ती है। जो काम करता है वो दयानदारी से सीखता है और करता है। उसने अरूज भी सीख लिए जो मैं कभी न सीख सका। इसलिए उसका शेर बहर से यानी वजन से थिरक नहीं सकता। गजल इस बात की कसौटी है। उसने कई बहरों में गजलें कही और मुझे ये कहते कोई शर्म नहीं आती कि कई बार अपने शेर का वजन उससे पूछता हूँ कि परख दे। विशाल की एक खूबी ये भी है कि मौजूआत की कमी नहीं। निजी कैफियत से लेकर सियासी और समाजी हालात पर भी टिप्पणी करता है। ये देखिए, ये बनारस नहीं है दिल्ली है, उल्टी गंगा यहाँ पे बहती है। ये बनारस नहीं है दिल्ली है, उल्टी गंगा यहाँ पे बहती है। घर की रोटी खिलाए चूहों को, घर की रोटी खिलाए चूहों को, ये सियासत अजीब बिल्ली अजीब है। बिल्ली है। गालिब अगर कहते हैं मरहबा हो कि बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मरहबा हो कि मुझे बुला लो चाहे किस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ न सकूं। इस निजी कैफियत से विशाल भी गुजर रहे हैं। मैं पलट आऊंगा दे सदा वक्त है, मोड़ पर तेरी खातिर रुका क्या वक्त वक़्त है। है। फिर नज़्में भी कहीं पहली नज़्म की एक पुकार है। मैं ही था वो मैं ही हूँ, मैं ही था वो मैं ही हूँ, दरिया हूँ दरख्त भी, देर हूँ हरम भी हूँ, देर हूँ हरम भी हूँ, सुन्नी हूँ सिया भी सिया हूँ। पूरी नहीं सुनाऊंगा, किताब खोल के पढ़िए। ये नज्म आज के दौर में कितनी बड़ी इंसानियत की पुकार है। मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उसकी शायरी के लिए। सिर्फ एक ही डर है, कहीं गाने ना लिखने लगे। गुलजार साहब ने ये खूबसूरत शब्द लिखे हैं फॉरवर्ड में इस बुक की, जो कि जिसका टाइटल है न्यूड पोएम्स बाय विशाल भारद्वाज जी, और इसे प्रिंट किया है हार्पर कॉलिन ने। इसकी खूबसूरती इसलिए भी खूबसूरत है, गुलजार साहब ने फॉरवर्ड लिखा है इसके लिए तो है ही, लेकिन जो अभी हम पोएम्स हमने जो आपके लिए छाट करके रखी है, आपने और हमने मिल करके अपनी अपनी, जब हम ऐसे पढ़ रहे थे तब भी, और उसको जब आपके लिए हमने स्टोर किया तब भी, जब हम उनकी कोई भी गाने कंपोज किए हुए जो कि गुलजार साहब की हुँ। राइटिंग है, जिन शब्दों को जिस तरह से उन्होंने लयबद्ध किया है, उन दोनों की जो मैजिकल कंपनी है ना गुलजार साहब की और विशाल जी की, वो आपको यहाँ पर सुनते वक्त भी मिलेगी। हाँ, हम लोग वैसा गा करके तो नहीं सुना पाएंगे, हम तो पोयम को पोयम की तरह ही पढ़ेंगे, लेकिन उन शब्दों से आपको ये पूरा पूरा फील आएगा कि अरे इनका गाना कितनी जल्दी आप सुनने को मिल सकता है। इस तरह की ये राइटिंग है।
गुलजार साहब की फॉरवर्ड के बाद आते हैं डायरेक्ट हम न्यूड पोयम की पोयम पे, जो मैं मेरे लिए तो पोयम है बिकॉज मैं गजलें तो गाती नहीं, लेकिन हाँ ये गजल ही है जिसे मैं पोयम कह रही हूँ और पढ़ भी पोयम की तरह रही हूँ। मैं अपने से काले कोसों दूर हुआ, मैं अपने से काले कोसों दूर हुआ, सारी दुनिया में लेकिन मशहूर हुआ। मौसम शर्त लगाकर मुझसे हार गया, मौसम शर्त लगाकर मुझसे हार गया, बादल बारिश करने को मजबूर हुआ। आए, इंजन की सीटी पे पंछी चौक पड़े, इंजन की सीटी पर पंछी चौक पड़े, जंगल का सन्नाटा चकनाचूर हुआ। उफ, अच्छा, मैं हम सारे नहीं, लेकिन एक सिर्फ एक ट्रांसलेशन मैं आप लोगों के लिए, ताकि जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बुक के अंदर क्या एक एक्स फैक्टर एलिमेंट है जिससे इस किताब की फ्रेशनेस बनती है और इस ये दूर तक अप्रोच जो दूर तक चली जाती है, हिंदी बेल्ट वालों के लिए भी और नॉन हिंदी बेल्ट के लिए भी। तो मैं इसी पोएम का इंग्लिश वर्जन आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आई ड्रिफ्टेड इनफाइनाइट माइल्स अवे फ्रॉम माई सेल्फ, आई ड्रिफ्टेड infinite miles away from myself but became famous all over the world. The weather led a bet and lost it. The weather led a bet and lost it. The cloud was compelled to rain. The train's whistle started the birds, shattering the silence of the forest. है ना खूबसूरत? आप किसी भी भाषा में पढ़िए लेकिन खूबसूरत चीज खूबसूरत ही रहती है। बिल्कुल। तो ये है जादूगरी, एक बहुमुखी शख्सियत मिस्टर विशाल भारद्वाज जी की। ये मैंने गुलजार साहब का फॉरवर्ड और एक पोएम आप लोग के साथ साझा की है, और हमने जिस तरीके से छाट करके रखी है। अब आपका नंबर आ रहा है, देखिए हमारा ऑल्टरनेट आएगा या हो सकता है बैक टू बैक भी आए, जो अपनी अपनी पोएम है हम अपनी अपनी पढ़ के आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आप जो म्यूजिशियन लोग हैं यहाँ सुनने वाले, या जो भी कॉम्पोजिशन या लय ताल में डालना जानते हैं, वो इन शब्दों को अपने तरीके से लय ताल में डाल सकते हैं विद परमिशन ऑफ मिस्टर विशाल भारद्वाज। बहरहाल मैं पाठ करता हूँ। आंखों में दिल के मंसूबे नंगे हैं, आंखों में दिल के मंसूबे नंगे हैं, सब अपने कपड़ों के अंदर नंगे हैं। 5 सितारा होटल के चौराहों पर, 5 सितारा होटल के चौराहे पर कितने सारे बच्चे भूखे नंगे हैं। गहरे गोल हमाम की संसद की बिल्डिंग, गहरे गोल हमाम सी संसद की बिल्डिंग, सबके सब ही जिसके अंदर नंगे हैं। चिथड़ों में छुपते अधनंगों से बढ़कर हम कपड़ों में छुपने वाले नंगे हैं। सच्चाई दिखलाते हैं वो पर्दों पर, सब कहते हैं फिल्मों वाले नंगे हैं। सब कहते हैं फिल्मों वाले नंगे। तो इस तरीके से व्यंग मारा गया है अलग अलग लोगों के ऊपर। आप बखूबी उसको समझ सकते हैं, उसे किसी प्रकार की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल आप मेरा नंबर आ गया। यस देखिए सीधी सी बात है, लिखाई एक लेख के तरीके की हो, एक आर्टिकल हो, चाहे नज्म हो, चाहे पोएम हो, चाहे गजल हो, जो भी हो, वो होता तो हमारे इर्द गिर्द घटने वाला एक नजारा ही है बिल्कुल ना। कोई घटना होती है या कोई एक इंसिडेंट हो, मतलब बात तो वही हो गई, तो वो हमारे खुद के जीवन की हो सकती है या हमारे इर्द गिर्द के जीवन की हो सकती है। वही चीज पर्दे पे भी दिखाई जाती है। अब पर्दे पे दिखा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म के लोग सच में वैसे हो जाते हैं। वो तो सिर्फ आपको डिपिक्ट कर रहे हैं वो सारे किरदार जो समाज में अलग अलग रूप में बहरूपीय बन के असल में भटक रहे हैं। हम तो सिर्फ पर्दे पर दिखा रहे हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही मुझे एक वाकया याद आता है कि शेखर एक जूनी उपन्यास पढ़ते हुए, जो कि आत्मकथा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की, जिनको हम शॉर्ट में अज्ञे नाम से जानते हैं। वो उस किताब में लिखते हैं कि जो आत्म घटित होता है सिर्फ वही नहीं होता है जो पर घटित होता है, जो किसी और के ऊपर घट रहा है। हम अपने दुख के जैसा उसको लेते हैं ना। जब एक लिखने वाला जो साहित्यकार होता है, रचनाकार होता है, लेखक है, कवि होता है, वो उस चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। तो वो जो लिखता है ना परघटित चीजों को आत्मघटित अपना समझ के, फिर उसमें वो लगता है कि हमने अपना ही दुख लिखा है। करेक्ट है। तो बिल्कुल ही जो आप बात बोल तो रही ये थी। जो आप अगले के बारे में जो बता रहे हैं कि उनकी लिखाई इस तरह की है, या वो ये कहते हैं, वो ये सिखाते हैं हमें, यही चीज तो आप ड्रामेटिक एजुकेशन, सिनेमैटिक एजुकेशन में भी पढ़ाई जाती है। एज ए कलाकार, कलाकार से मेरा मतलब, मैं हर बार कहती हूँ कि कलाकार से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कलाकार से मेरा मतलब वो है जो किसी भी तरह की कला, वो चाहे फिर इंस्ट्रूमेंटल हो, वोकल हो, ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो, कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, सेटअप आर्टिस्ट, सभी लोग कलाकार हैं, स्कल्पचरिस्ट। तो कलाकार से मेरा मतलब ऑल ओवर की बात कर रही हूँ मैं।
उन सभी को यही सिखाया जाता है फ़िल्म स्कूल में, ड्रामा स्कूल में कि बॉस जो रस हम सीखते हैं, भाव, इमोशंस से कहते हैं, 9 रसों की जब हम बात करते हैं कि उसमें जो रस होता है कंपैशन, जब तक संवेदना जिसे हिंदी में कहते हैं, संवेदनशील होना। संवेदनशील मतलब आपका अपना ही नहीं, सामने वाले का भी तकलीफ हो या कुछ भी भाव हो, उसे एज़ इट इज़ फ़ील कर जाना। और आप जो जो संवेदनशील होगा, जो कंपैशनेट होगा, वही असली ह्यूमन होगा पहली बात, और जो असली ह्यूमन होगा वो अच्छा कलाकार होगा। तो हर कलाकार को कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के वो हर रस को आपको अच्छे से पिरो करके परोस सकता है। तो बात किसी भी रूप में, वो लिटरेचर में इस तरह से पढ़ी जाए या ड्रामेटिक्स में इस तरह से पढ़ी जाए, आप पढ़ वही रहे हैं, बस तरीके अलग हो जाते हैं। आते हैं हम किताब पर। विशाल जी की अगली जो रचना है, ये ज़मी क्यों है, आसमाँ क्यों है? तू नहीं है तो ये जहां क्यों है? ओए, दिल में रिश्ता कोई बुझा होगा, मेरी आंखों में ये धुआं क्यों है? क्या बात चाहता हूं वो कह नहीं सकता, चाहता हूं वो कह नहीं सकता, फिर मेरे मुंह में ये जुबां क्यों है? वाह! मतलब कि क्या कशमकश उफ। है। जो अब चाहता हूँ वो कह नहीं सकता। अब सोचो, जो व्यक्ति एज ए म्यूजिक कंपोजर, हाँ, चीजों को इतने अच्छे तरीके से कि एक बार कोई शब्द आप शायद भूल जाएं, लेकिन आप वो म्यूजिक नहीं भूल सकते। बिल्कुल। अब वो देखिए उस पे बच जाइएगा हम लोग। लेकिन एक वो फील बता रही हूँ, या फिर माचिस का ले लो, वाओ! सत्या का ले लो। मैं जिन 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 म्यूजिक की बात कर रहे हैं, हम म्यूजिक पे, और कलाकार हो या एक आम आदमी हो, वो थिरकता तो म्यूजिक पे ही है। शब्द तो उसमें भरे जाते हैं, है ना? पहले वो जब तक आउटलाइन नहीं होगी तब तक एक पेंटर उसमें कलर कैसे भरेगा? तो वो शब्द कलर हैं बेसिकली, और वो जो आउटलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिपस्टिक भी लगाते हैं, पहले आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो लिपस्टिक इधर-उधर चली जाएगी। सीधी-सी बात है ना? तो जो ये आउटलाइनिंग है, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को उसकी अहमियत नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे सीखेंगे या समझेंगे, लेकिन वो उस आउटलाइनिंग से उस कलर तक की जर्नी कितनी खूबसूरत है। उन्होंने कंपोजिशन से खुद इस तरह की राइटिंग लिखना, हुँ, शब्दों को अपने, अब वो पिरोएंगे जब अपने म्यूजिक में, तो कितनी खूबसूरत होगी। क्या बात है। आइए इसी बात पे एक और रचना मैं तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वाह वाह। मैं पलट आऊँगा, दे सदा वक़्त है, मोड़ पर तेरी खातिर रुका वक़्त है। मैं पलट आऊँगा, दे सदा वक़्त है, मोड़ पर तेरी खातिर रुका वक़्त है। वक़्त है जैसे आकाश चलता हुआ, और आकाश ठहरा हुआ वक़्त है। आगे अगला शेर सुनिए। दिन में एक चाँद सा, शब में सूरज लगे, दिल में धड़के तेरे देश का वक़्त है। जो खड़ा कटघरे में है मुन्सिफ़ वही, क्या सज़ा खुद को देगा, बुरा वक़्त है। और आखिरी शेर। पहले मुझको ज़रूरत थी अब है तुझे, वो तेरा वक़्त था ये मेरा वक़्त है। क्या बात है। पहले मुझको ज़रूरत थी अब है तुझे, वो तेरा वक़्त था ये मेरा वक़्त है। मैं पलट आऊँगा, दे सदा वक़्त है, मोड़ पर तेरी खातिर रुका वक़्त है। क्या बात है, एक कंपोजर बगल में है। नहीं, नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर अगला नंबर मेरा ही नहीं है। है, नहीं, मेरा है, मेरा है, मेरा ओह! है। छोटा-सा नंबर आपका है। बहरहाल लीजिए आप हाँ, अपनी छोटा पारी खेलिए। छोटा। ओह गॉड। तो लौट के न आएगा ये एतबार है। ओह! मैं लौट आऊँगा इधर तो लौट के नहीं आएगा। वाह। क्या बात है! इत्तेफ़ाक हो गई। इत्तेफाक। तू लौट के न आएगा ये एतबार है, फिर क्यों हमारे दिल को तेरा इंतजार है। उफ़! अच्छा हुआ कि भूल गए वादा करके तुम, अच्छा हुआ कि भूल गए वादा करके तुम, मगरूर मैं बहुत था कि दिल को करार है। अये! दुख तो मुझे भी होता है कह के, मैं क्या करूं? दुख तो मुझे भी होता है कह के, मैं क्या क्या करूं? करूँ? ये दर्द बेचना ही मेरा रोजगार है। वाह। क्या बात है! इसका ट्रांसलेशन पढ़ के देखा जाए, साझा किया जाए। That you will not return, I'm sure. Why then does my heart wait for you? Good that you have forgotten your promise
Arrogant was I with my heart at peace. I do feel sad writing this, but what can I do? Feeling pain is my profession. क्या बात खूबसूरत, खूबसूरत। ओह, क्या बात है, क्या बात है। सारी की सारी ही क्या बात है यहाँ पर। तो अगला शेर छोटी सी गजल का कुछ कंपोज करेंगे। 2-3 नहीं वो अपने आप आता है। कुछ भाव होते हैं ना, आपको पढ़ के लगता है किसी आप तरन्नुम में पढ़ सकते हैं। हाँ। अगला जो शेर मैं तहत में पढ़ूंगा। हम्म, रिश्ता जो दरमियां था वो टूटने लगा, हम्म, सूरज भरी दोपहरी में ही डूबने लगा। हम्म, उसको उदास देखकर ऐसा लगा मुझे, उसको उदास देखकर ऐसा लगा मुझे, एक पेड़ जैसे बारिशों में सूखने लगा। वो बात करते करते ही खामोश हो गया, हम्म। वो बात करते करते ही खामोश हो गया। मुझको लगा कि नेटवर्क टूटने लगा। तो इस तरीके की भी इस लिखाई तरह की क्या मतलब, ये विशाल भारद्वाज ने बहुत ही अच्छे हर तरीके से जनरेशन के लिखी। साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्ट वही वही। करती हुई। फिर आगे जो नवयुगल प्रेमी है उनके लिए क्या खूबसूरत शब्दों से संजोया है हम्म, कि आंखों में जो तेरी मछली सी लड़की, हम्म, आंखों में जो तेरे मछली सी लड़की, कांधे पे आ बैठी तितली सी लड़की, एक चुप्पी सी छोड़ गई मेरे अंदर, हम्म, वो बातूनी झल्ली झल्ली सी लड़की। एक चुप्पी सी छोड़ गई मेरे अंदर, वो बातूनी झल्ली झल्ली सी लड़की। दिन भर घर में झरने जैसी बहती है, दिन भर घर में झरने जैसी बहती है, शब भर जलने वाली पिघली सी लड़की। इसी लड़की पे पाकिस्तान के एक शायर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उनका एक शेर है कि लड़कियां प्रेम में पागल होती हैं, हम्म, लड़कियां प्रेम में पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, हम्म। छोड़ दिया। छोड़ दिया। फोन फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, बात करनी है। ओह गॉड, ओह गॉड। हर धड़कन हर सांस पे पहरा रखता है, अरे हर धड़कन हर सांस पर पहरा रखता है। दिल में एक जासूस है, पीछा करता है। क्या बात है, हर धड़कन हर सांस पे पहरा रखता है, दिल में एक जासूस है, पीछा करता है। क्या बात, कुर्बानी मासूम की होती है अक्सर, वो मुझको इतिहास दिखा कर कहता है। क्या बात, दिन भर तो एहसास नहीं होता, लेकिन शाम को तू सीने में चुभने लगता है। उफ, दिन भर तो एहसास नहीं होता, लेकिन शाम को तू सीने में चुभने चुभने लगता है। लगता है। क्या यार, ये छोटी छोटी बातें इतने भारी भारी शब्दों के साथ। ये अगला नंबर आपकी नंबर आपका आई है, आपकी बारी आई है। हम्म, सहमा सहमा सा हूँ, रोया रोया सा हूँ, हम्म, जैसे बच्चा हो मोले में खोया हुआ। हम्म, सूखने दी न पलकें तेरी राह में, हमने अपनों को रखा भिगोया हुआ। हम्म, उसके गालों पे गिरते हैं आंसू मेरे, फिर भी जगता नहीं है वो सोया हुआ। दिल की गहराइयों में छुपे राज सा, कोई हमको भी रखता संजोया हुआ। वो उफ, मतलब विशाल भारद्वाज साहब की कविताएं, इनकी रचनाएं मुझे बहुत सारे लोगों की याद दिला रही थी। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, अलग अलग रचनाएं को पढ़ते हुए अलग अलग लोगों को मैं याद, मतलब उनकी लिखाई को मैं, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो फील। मुझे इब्ने इंशा साहब याद आ रहे हैं। उनकी एक रचना जो बहुत ही अच्छी है कि एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। फिर आगे वो लिखते हैं कि आज मेला लगा है उसी ठाट से, आज चाहूँ तो पूरी दुकान में लूँ, लेकिन अब वो रसाई न कुछ ऐसे करके है कि वो नहीं है कि आप चाह कर भी एक उम्र में पहुंच गए हैं कि बचपन जिस चीज के लिए आप तरसते थे मिस हो सकता है चीज, मिस हो जाती है हो चीजें। जाती थी इसी वजह से, और आप उस काबिल हैं कि आप उसको ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए उसका कोई अब मोल उस नहीं है। दौर से गुजर चुके हैं। तो ऐसी ही वाह, एक मतलब एक के ऊपर एक टैक, मतलब छक्के के साथ चौका फ्री। चौके के साथ छक्का फ्री, और इक्की दुक्की भी लेते रहेंगे। वैसे वैसा। इक्की दुक्की से याद आया, विशाल भारद्वाज का एक परिचय में एक छूट गया। हाँ, वो क्रिकेट कितना भी। अच्छा क्रिकेट खेलते थे और उनका सपना था उसमें जाना, बट लेकिन वो हाथ में उनके अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए मैच। देखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि वो वहां पहुंच जाते तो फिर यही सब कहाँ से हम पाते। तो अच्छा हुआ कि उनका उस वक्त अंगूठे में चोट आई, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ भैया। सॉरी, मतलब उस वक्त के लिए तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो डेस्टिनी, हर चीज की नियति सबकी बंधी हुई है कि आपको किन्हीं कारणों से कुछ छोड़ना है, ताकि आप किन्हीं कारणों से कहीं पहुंच सके, बिल्कुल है कि सही, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वरना फिर आपको बेहतरीन नेशनल अवार्ड विनर म्यूजिक कंपोजर, स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर कहाँ से मिलते, और आपको फिर ये एक कंपाइल्ड बुक कहाँ से मिलती न्यूड पोएम्स के टाइटल के साथ, बताइए। क्या बात है।
आइए कुछ ऐसी ही नए शब्दों के साथ। हम्म, रात भर नेट पे दिल को थामे हुए, हम्म। अपने इनबॉक्स का चेहरा तकता हुआ, एक ईमेल आने की उम्मीद में जुगनुओं की तरह जलता बुझता रहा। धूप निकली मगर फीकी फीकी लगी, जैसे कल फोन पर तेरी आवाज थी। हाँ, सर्दी इतनी नहीं थी मगर फिर भी एक कपकपी सी रही, मैं सिहरता रहा। क्या बात कपकपी है। सी रही, मैं सिहरता रहा। ओफो, विशाल जी, ये विशाल भूमंडल पर ये कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं, कहाँ कहाँ से। ओए होए होए, मेरा नंबर आ गया। मिर्जा, हम्म, पुल पे गालिब पत्थर लेकर बैठे हैं। वाह। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था कि वो लड़की जिसने मुझको हैरान किया, उसका घर उस गली के मोड़ पे है जिसका नाम आपके नाम से ही वाबस्ता है। हमदर्दी से सुनाए कुछ अशआर मुझे अपने गालिब होने का फर्ज अदा किया। शाम ढली और कुछ बूंदों के बाद मुझे अपने टूटे फूटे से कुछ शेर उन्हें कह देने की थोड़ी सी हिम्मत आई। सुनकर थोड़े दुखी हुए, चुप से बैठ गए। फिर बोले कि तुम्हारी कोई खता नहीं। कौन है वो कमबख्त, कहाँ पे रहती है, जिसने तुमसे अच्छे खासे आदम को ऐसे शायरी करने पर मजबूर किया। उसको सारी बंबई की सड़कों में मिर्जा गालिब रोड मिली थी रहने को। मैंने उनको अदब से टोका और कहा, माफ करें सरकार ने उसको रोड नहीं, मिर्जा गालिब मार का उन्नाव दिया है। पत्थर लेकर मेरे पीछे भागे गालिब। मैं तो जैसे तैसे बच आया, लेकिन तब से तुम्हारे इंतजार में मिर्जा पुल पे भारी पत्थर लेके बैठे हैं। पुल पे गालिब पत्थर लेकर पत्थर बैठे। लेकर बैठे हैं। ओहो, सुंदर। इस रचना को मैं वो उसमें मतलब इन्वॉल्व, मतलब जो आजकल होता है ना स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें क्या मजेदार लगेगी ये, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। वाह 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 वाह। अब आपका नंबर है भाई साहब। क्या बात है, लाइए। जी, मुसलसल। मुसलसल। तो इसका उन्वान है मुसलसल। सूरज के उगने से चांद के छुपने तक एक मुसलसल भाग दौड़ सी रहती है। हम्म, हरदम ऐसा लगता है कि शायद मैं भूल रहा हूँ कुछ या फिर कुछ भूल गया। बिना वजह भी जब तुम चुप हो जाती हो तो मुझको लगता है कि नाराज हो तुम। मैं नींदों में भागा भागा रखता हूँ, या कह लो कि भागते भागते सोता हूँ। सूरज के उगने से चांद के छिपने तक एक मुसलसल भाग दौड़ सी रहती है। सूरज के उगने से चांद के छुपने तक एक मुसलसल भाग दौड़ सी रहती है। ये आज की तारीख में सबके ऊपर इम्प्लाइड है। क्या बोलती होगी। लीजिए इस अकेलेपन होम को आप बांटिए। होम अलोन। अकेला छोड़ के न जाया करो मुझे घर में। ओए, ऑन होता नहीं है टीवी, तुम ना देखो तो। उफ। और ताला भी कहाँ खुलता है अलमारी का। तुम्हारे जाते ही नल को जुकाम होता है, टपकने लगता है टप टप। ये बदतमीज मुआ। बत्तियां बुझी बुझी सी रहती हैं, एसी भी गर्म हवा फेंकता है। जाम हो जाता है इंटरनेट बेवजह, तुम्हारे आने पे बेवजह चलने लगता है। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं, मेरे खिलाफ कई साजिशें सी होती हैं। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं, मेरे खिलाफ कई साजिशें सी होती हैं। अकेला छोड़ के न जाया करो मुझे घर में। होम अलोन। ओहो हो। अच्छा, चलिए। अच्छा, तो हम्म, जो हमने चुन चुन के करी थी मार्क, वो कंप्लीट हो गई हैं। और इसके अलावा जितनी हमने पढ़ी हैं उससे कई उस ज्यादा इसमें उसे हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर आपके पढ़ने के लिए। लिए। हाँ, ताकि पूरी किताब आप तो हम नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ के सुनाएंगे नहीं। एग्जैक्टली आप क्या करेंगे। किताब की भूमिका में भी लिखा गया है। हाँ, हाँ, गुलजार साहब खुद कह रहे हैं भाई, तो हम कौन होते किताब आप हैं। पढ़िए ये। पूरा नहीं पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये किताब न्यू पोएम्स बाय विशाल भारद्वाज जी, आप मंगाइए, पढ़िए, और फिर हमें हमारे इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमने पढ़ी वो ज्यादा बेहतर है या जो छोड़ दी और आपने पढ़ी वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक से दूसरी एक पैसा भी कमतर नहीं है। तो आप पढ़िए, बताइए, उससे पहले ये पॉडकास्ट सुनिए और सुन करके हमें बताइए कि जितनी पोएम्स अभी हमने पढ़ी हैं आपको कैसी लगी। और जुड़े रहिए हमारे बाकी के सभी पेजेस से। हाँ, यहाँ पर हम
मुझे लगता है कि हम अपने बातचीत के आखिरी पड़ाव में चलें, उससे पहले हमें उनके बारे में, हालाँकि आप उनके बारे में सब कुछ जानते ही हैं, गूगल करेंगे सारी जानकारी आपके सामने खुल के आ हुँ, जाएगी। हुँ। लेकिन बतौर जो हमने रिसर्च में अपने बातचीत में के शुरुआती में जो हुँ। चर्चा की थी कि उनके एक यात्रा के बारे में, उनके ऊपर किनका प्रभाव रहा, किस तरीके उन्होंने फ़िल्मों का निर्माण किया, उस पे अगर आप अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहें, हमारे सुनने वालों के लिए। जैसे कि बहुत वो बहुत प्रभावित रहे विलियम शेक्सपियर जी के नाटकों से। मैं वो फिर अलग ट्रैक पे चली जाऊँगी कोई किताबों से नहीं, आप छोड़ कर के। जल्दी-जल्दी किताब की बातचीत हमने की, थोड़ी-सी उनकी यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल, बहुत दूर नहीं जाइएगा। बहुत दूर नहीं। मुझे कितना डर लगता है, मुझे खुद भी अपने आप से इस बारे में डर लगता है क्योंकि मैं बहुत दूर तक चली जाती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ बाँधने की। जब विशाल जी का नाम आता है तो बाकी हमने ब्रीफली तो बता ही दिया और हमें बताने की ज़रूरत वैसे है भी नहीं कि आपको उनसे मोहब्बत किन-किन कारणों से तो आप ही बेहतर जानते हैं, हमारे अपने कारण हमें पता है। बट एज़ अ ह्यूमन उनका इंक्लिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिएशन में नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीज़ों में अपने परिवार को बाँध कर रखना, स्पोर्ट्स से वो प्यार करते हैं। हारमोनियम वो बहुत अच्छा बजाते हैं और इसी वजह से उनका जो म्यूजिक की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो हारमोनियम की वजह से हुई कि किस तरह वो औरों के गाने के लिए हारमोनियम दिया करते थे और वो ऐसे करते करते कंपोज करना और वो बचपन से ही वो शुरू हो गई जर्नी और बहुत छोटेपन में ही उनका फिल्मों में आना हो चुका था। वो फिल्में काफी पुरानी है, फौजी और ऐसी ऐसी फिल्में जो हमने शायद देखी नहीं है, लेकिन जब अब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा, ये जर्नी यहाँ की नहीं है, वहाँ से हमें हमें बस इतना ही पता था कि माचिस से उनकी शुरुआत हुई है, सत्या से उनकी शुरुआत हुई है। मकड़ी उनकी डायरेक्टोरियल फ़िल्म है जिसके लिए कि बेस्ट चाइल्ड फ़िल्म का नेशनल अवार्ड उन्हें मिला था, उस फ़िल्म को मिला था। उसके अलावा उन्होंने जब डायरेक्शन मकड़ी से तो किया ही, फुल फ्लेजेडली जब उन्होंने कदम रखा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे शेक्सपियरियन प्ले से। ऋत्विक घटक जी से बहुत इंक्लाइंड थे, बहुत ही प्रभावित सत्यजीत सत्यजीत रे रे सर। जी से और अकीरा कुरोसावा को जो हम मतलब ड्रामेटिक स्टूडेंट्स की लाइफ के तो वो एक जापानीज गॉड। उन्हें तो नहीं पढ़ा तो मतलब आपने आपकी 50% पढ़ाई आपने नहीं की, उनको नहीं देखा तो आपने 50% आपने होमवर्क नहीं देखा है, ये ऐसी वाली है अकीरा कुरोसावा। पढ़ने में जाएंगे तो स्टैनिस्लवस्की या इब्सन, बहुत सारे ऐसे नाम आ जाते हैं, है ना? तो इतने ज़्यादा वो इन चीज़ों से पढ़-पढ़ के प्रभावित थे कि उन्होंने जब फ़िल्म बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने बनाई मैकबेथ आई मीन मकबूल। मकबूल फिर उसके बाद हैमलेट हैदर हैदर। फिर उसके बाद ओथेलो यानी कि ओंकारा। तो ये पूरी एक ट्रायलॉजी, एक सीरीज़ आप देखेंगे जो शेक्सपियरियन प्रभाव, लव जिसे कहते हैं, कितने आपने जब जिन जिन लोगों को नहीं पता होगा, अब तो सभी को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा, आप देखिए एडेप्टेशन कितना खूबसूरत है। बहुत। वहाँ का कल्चर और बिल्कुल हमारे यहाँ पर जब वो तीनों ही फ़िल्में उठाई तो अलग-अलग बैकड्रॉप पे उठाई हैं। ओमकारा में बिल्कुल टिपिकल बाहुबली वाला जो एरिया यूपी वाला जो कल्चर दिखाया है उसमें उन्होंने, है ना? और फिर उसके बाद आप चलेंगे हैदर, हैदर में कहाँ आप बिल्कुल बर्फ़ों में पहुँचा दिया उन्होंने आपको। अब कल्चर वाइज़ देखो मतलब आप इधर मकबूल में आ जाएँगे तो आपको पूरा वो बिल्कुल अदब, तहज़ीब, लेकिन उस अदब और तहज़ीब में भी आप खून खराबा, रिवेंज, डेडली वो जो होता है कि ऐसे नहीं तो वैसे, टेढ़ी करके घी निकालूँगा लेकिन निकालूँगा। कहते हैं ना वो जब घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी। तो मेरे कहना मैं जो कहना चाह रही हूँ कि आपने एक वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित हुए वो और उसको जब इंडियन कल्चर में अडैप्ट किया, तो एक ही ढर्रे पे नहीं गए, वर्सेटाइल तरीके से आपको उन्होंने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। फ़िल्मों की बात करें, इन पर्टिकुलर जिन 3 फ़िल्मों की मैं नाम ले रही हूँ, मकबूल, हैदर और ओमकारा, है ना? उसके अलावा भी आप देखो हुतुतु फ़िल्म अगर बहुत लोगों हुँ। ने देखी होगी, ऑफ़ कोर्स देखी, तब्बू जी और अपना सुनील शेट्टी जी। उफ़! छै छप छै, छपा के छै, पानियों पे बूँदे उड़ाती हुई लड़की, देखी है मैंने, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, छै छप छै। क्या ओफ़! बात है! ओह! मेरी आवाज़ में आई एम नॉट अ सिंगर तो उस पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं बस वो एक फ़ील में चली गई थी तो उसके अलावा मतलब आप एक सत्या का म्यूज़िक उफ़! ठीक है। और इश्किया अरे! और डेढ़ इश्किया, भाई साहब। मैं जैसे भी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रही थी ना कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो वही बॉर्डर लाइन होती है, आउटलाइन होती है। उसके बगैर आपका शरीर थिरकता किस पे है? शब्दों पे तो नहीं थिरकता ना।
वो आपने मटरू की बिजली का मंडोला देखी है? नहीं। ओहो! उसका म्यूज़िक देखिएगा। मैं ज़ुबान से वो मतलब ऐसे निकाल नहीं सकती म्यूज़िक, लेकिन जब आपको ऐसे रिदम जो होती है ना, आय हाय हाय! वो वैसी वाली बात कर रही हूँ मैं। फिर आपका वो अ सात खून माफ़, हुँ। भाई साहब, जहाँ और मैं कहाँ क्या बोल रही हूँ, जहाँ गुलज़ार साहब के शब्द होंगे, वहाँ विशाल भारद्वाज जी का म्यूज़िक नहीं होगा, कंपोज़िशन नहीं होगी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? और ऊपर से आइसिंग ऑन द केक उनकी वाइफ़ रेखा जी, भाई साहब, क्या आवाज़ है! उन मतलब ओमकारे के गाने जो हैं, मतलब ना भी चाहो तो आपकी रगों में वो बहेंगे। उनकी आवाज़ कुछ अलग ही है, अलग ही मीटर लिए हुए हैं वो। एक एक अलग-सा वो नमक इश्क का आप वो फ़ील कहते कर हैं सकते ना हैं। कि वो बोले तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं। हुँ। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो कुछ ऐसी-सी बात है रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ में। हाँ, अलग ही खनक है भाई, अलग ही खनक है। और जब ये दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन, 2 लोग, 3 लोगों का कॉम्बि भाई, उफ़! गुलज़ार साहब के शब्द, विशाल भारद्वाज जी का कॉम्पोज़िशन और रेखा जी की आवाज़, भाई अभी क्या बच्चे की जान लोगे। चलते हैं। ये है बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो उस बेहतरीन कॉम्बिनेशन तो भी उनकी पर्सनल और बायोग्राफिकल जर्नी सभी को पता है, हम क्या नया बता रहे हैं इसमें। लेकिन बहरहाल ये है नई चीज़, ये है ताज़ा चीज़। बहुतों ने शायद पढ़ ली होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जिन्हें पता नहीं है कि उनकी किताब भी मार्केट में है, तो प्लीज़ मँगाइए, पढ़िए, और फिर हमें सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में, और बताइए कैसा लगा। उससे पहले पॉडकास्ट को देख कर के पहले हमें उसके बारे में बताइए कि आपको पॉडकास्ट में पोएम सुन के कैसा लगा? बिल्कुल। तब मिलते हैं। अगले रविवार को, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।